नमस्कार साथियों। पिछली दो क्लासेज में मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दो अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो लगभग सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे ही सॉल्व होने हैं। प्रैक्टिस आप लोगों की है। खैर मार्केट में भी नई बुक्स नहीं है, तो पुरानी बुक्स जो है वो आपको मिल जाए तो उन्हीं से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसी क्रम में एक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक पार्ट और है, जो लास्ट पार्ट है अपना। अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अभी तक जो हमने प्रश्न किए उसमें आपको पता है पूंजी कटौती किस प्रकार से हो रही थी। पूंजी कटौती के लिए जैसे 100 रुपये का शेयर है उसको 50 का बना दिया, 20 का बना दिया, 30 का बना दिया, तो शेयर की फेस वैल्यू चेंज हो रही थी। उससे कंपनी पूंजी कटौती करके और अपने लॉसेज को कवर ऑफ कर रही थी। लेकिन ये एक नया पैटर्न है। इसमें क्या किया जाता है, शेयर के अंकित मूल्य को, फेस वैल्यू को कम नहीं किया जाता, बल्कि शेयर होल्डर से ये कहा जाता है कि एक निश्चित मात्रा में अपने शेयर्स वो कंपनी को समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपनी के मान लो 1000 शेयर है और एक शेयर 100 रुपये का है, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल मैंने परचेज कर रखी है कंपनी। अब कंपनी ने आंतरिक पुनर्निर्माण की पूंजी कटौती योजना के तहत सबको ये कहा कि भाई जितने भी शेयर होल्डर है वो सारे अपने अंशों का 60% पोर्शन कंपनी को सरेंडर कर दो। मतलब 1000 शेयर का 60%, 600 शेयर मैं कंपनी को सरेंडर कर दूंगा। शेयर की वैल्यू वही रहेगी, अंकित मूल्य में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। 60,000 रुपये के शेयर मैं कंपनी को वापस दे दूंगा। तो मेरे पास अब कितने के शेयर बच गए? 40,000 के शेयर बच गए और 60,000 रुपये के शेयर्स मैंने कंपनी को वापस दे दिए हैं। तो इसको हम कहते हैं अंशों का समर्पण करना। अब कंपनी क्या करेगी, जैसे अपने या तो समर्पित किए हुए अंशों को किसी और को दे देगी। किसी और को मतलब जैसे मान लो कोई क्रेडिटर को पेमेंट करना है या कोई लोन का पेमेंट करना है, उनका पेमेंट करने के लिए हमने जो शेयर दिए हैं वो उनको दे देगी। और मान लो ऐसा नहीं कर रही है तो जो हमने शेयर सरेंडर किए हैं उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देगी कंपनी, खत्म कर देगी उन अंशों को, तो उन अंशों की वैल्यू नील रह जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, मैंने ये चीज़ देखनी है अपने को। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, ये तो चलो मैं ये कंपनी के शेयर है, मान लो 1000 शेयर, 100 रुपये का एक है और 600 शेयर कंपनी ने सरेंडर करवा लिए शेयर होल्डर से, तो 60,000 रुपये के शेयर सरेंडर करवाए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले देखो, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो शेयर सरेंडर अकाउंट, एक नया अकाउंट खुलेगा, उसमें ये पैसा डाल देगी कंपनी। जैसे 60,000 रुपये ये शेयर सरेंडर अकाउंट में डाल। ठीक है, अब मान लो इस 60,000 में से 20,000 रुपये के शेयर कंपनी क्रेडिटर्स को दे देती है, अपने क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए दे देती है। तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए शेयर दे रही है, तो एंट्री बनेगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, वापस डेबिट हो जाएगा। और ये 100 रुपये वाले शेयर वापस इश्यू हो गए हैं 20,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर। अब आपको दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई इस एंट्री में क्रेडिटर का नाम तो आया ही नहीं। क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है तो क्रेडिटर के 20,000 रुपये की लायबिलिटी हमारी कम हुई है, तो क्रेडिटर का नाम तो आना चाहिए ना। तो क्रेडिटर का नाम यहाँ पे नहीं है। देखो, शेयर सरेंडर को डेबिट करना जरूरी था क्योंकि शेयर सरेंडर में से बैलेंस कम हो रहा है ना, और शेयर वापस दे रही है कंपनी, तो मार्केट में शेयर इशू हो रहे हैं। शेयर इशू होती है तो आपको पता है शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है। अब क्या होगा,
वो क्रेडिटर्स जो है जो 20,000 रुपये के हमने पेमेंट किए हैं उनकी राशि को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। आप ये सोच सकते हो भाई क्रेडिटर्स को 20,000 रुपये हमारे से क्रेडिटर मांग रहे थे और हमने उनको 20,000 रुपये दिए हैं, तो कंपनी ने उन क्रेडिटर का कोई पैसा जब्त तो किया नहीं है। जब्त नहीं किया तो ये पैसा कैपिटल रिडक्शन में क्यों जा रहा है? भाई कैपिटल रिडक्शन में तो हम कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? जो पैसा कंपनी जब्त करती है, लेकिन ये पैसा कंपनी ने जब्त तो किया नहीं, तो फिर ये कैपिटल रिडक्शन में क्यों गया? उसका कारण ये है कि हम जो शेयर होल्डर से पैसे जब्त करते हैं उसको कैपिटल रिडक्शन में डालते हैं, देखो, लेकिन अभी हमने कहाँ डाले वो पैसे? शेयर सरेंडर में। तो शेयर सरेंडर में डाले तो ये एक तरह से कैपिटल रिडक्शन का ही पार्ट है, एक तरह से ये कैपिटल रिडक्शन ही है, आप ये मान के चलो। तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे थे तो क्रेडिटर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसकी जगह किसको डेबिट किया? शेयर सरेंडर को डेबिट किया है। तो इसलिए शेयर सरेंडर जो खुद एक कैपिटल रिडक्शन का पार्ट है, उस कंडीशन में जब हमने क्रेडिटर को डेबिट नहीं किया, शेयर सरेंडर को डेबिट कर दिया है, तो फिर क्रेडिटर जब नेक्स्ट एंट्री में हम डेबिट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि शेयर सरेंडर भी कैपिटल रिडक्शन में जाना था। इसको और अच्छी तरीके से अभी समझा दूंगा, आपको समझ में आएगी बात। अब देखो, चलो ये 20,000 के तो दे दिए। अब मान लो कंपनी ने कहा कि जो भाई शेयर सरेंडर में कितने रुपए बच गए? 60 में से 20 चले गए, 40,000 रुपये बच गए हैं। तो 40,000 रुपये के शेयर कंपनी ने डिस्ट्रॉय कर दिए और कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे शेयर सरेंडर को। तो शेयर सरेंडर अकाउंट को शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शेयर सरेंडर में कितने पैसे बचे हुए हैं? 40,000, क्योंकि 60,000 यहाँ क्रेडिट हुए थे और 20,000 यहाँ डेबिट हुए थे, तो 40 ही बचे हैं, 40 ही ट्रांसफर किए। अब देखो लॉजिक आपके समझ में आ जाएगा। भाई कंपनी ने शेयर होल्डर से कितने पैसे जब्त किए थे? 60,000। नॉर्मल वे होता है, यदि शेयर सरेंडर अकाउंट हम ओपन नहीं करते तो ये 60,000 रुपये हम कहाँ ट्रांसफर करते? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कुल मिला के 60,000 रुपये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाने चाहिए। तो हमारे 60,000 रुपये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में गए हैं क्या? देखो 40 तो ये चले गए, और 20,000 जो हमने क्रेडिटर को दिए थे यहाँ पे, वो भी हमने कैपिटल रिडक्शन में डाल के और 60,000 का हिसाब बराबर कर, ठीक है ना। तो इस तरह से शेयर सरेंडर को फाइनली यदि किसी को हम उन सरेंडर समर्पित किए हुए अंश को किसी और को नहीं दे रहे हैं, तो फाइनली उन अंशों की राशि भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये आपको जानना। तो इससे रिलेटेड हालांकि बुक में एक आधा क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है शेयर सरेंडर का, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बुक्स आप लोग पुराने स्टूडेंट से लीजिए या कहीं से अवेलेबल कीजिए, ताकि आप लोग आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे, कल और परसों में। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आज बता दिया है, और एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करके और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी बुक्स में जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लोग पुरानी बुक्स लाके और उनको हल करने की कोशिश कीजिए, और किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस तो कराना संभव नहीं है, क्योंकि लेक्चर का टाइमिंग भी छोटा हो रहा है, 15-20 मिनट में 25 मिनट में दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बहुत कंज्यूम होता है इस कंडीशन में, और अपलोड भी धीरे धीरे होता है। एक वीडियो अपलोड होने में 15-20 मिनट का वीडियो अपलोड होने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 1-1 घंटे की क्लास लेके और वीडियो डालें, तो 1 घंटे की क्लास का वीडियो अपलोड होने में 6-7 घंटे लगेंगे। तो उस कंडीशन में छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम आपको कम ही करवा पाएँ, लेकिन जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए जाएंगे, ज़्यादा कराएंगे पूरे। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति यही है कि जितना आपको कराया जा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो जैसे मैं आपको 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के करा दूँगा, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी खींचना है।
आप लोगों को पता है कि कंडीशन ऐसी चल रही है कि कोई भरोसा नहीं है कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो। अभी तक तो जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार नवंबर में कॉलेज खुलने हैं, उससे पहले कॉलेज में स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाए, ऐसी गाइडलाइन है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब खुले कब नहीं, तो आप लोग अपनी तैयारी चालू रखिए और पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं आए और मार्च अप्रैल में मान लो एग्ज़ाम हो तो आप लोग उसके लिए तैयार रहे। तो जितना हमारे से संभव है उतनी कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी आपको भी पूरा साथ देना पड़ेगा। आप भी अपनी प्रैक्टिस करिए तो दोनों हाथों से मिलकर ही ताली बजेगी, इसलिए अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करें। धन्यवाद।